Hello students, my name is Vishnu Badal and we are going to study social science. So welcome to the Devasya International School online classes in which we are going to solve yearly assessment through this course, and question number 1 and question number 2 we have already solved in previous videos, and in this video, this is video part 3, we will solve question number 3. So here we have to explain the some terminologies in 15 words each, and there are 16 terminologies in this question: dual citizenship, parliamentary system, responsible government, union list, and state list, concurrent list, residuary list, power, residuary power, socialist, judicial review, democracy, standard time, convergent, tropic of cancer, hemisphere, peninsula, and circulation. These are the terminologies that we are going to study here or finding the answer. So our first term is dual citizenship. So answer is it is a person's citizenship status in which person is concurrently regarded as a citizen of more than one state under the law of the states or those states. एग्जाम्पल यूएसए मीन्स एक पर्सन को आप एक से ज़्यादा स्टेट्स का सिटीजनशिप दिया जाता है. सो ऐसा जो रूल है वो यूएसए में है. यूएसए में मीन्स आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जो लोकल इलेक्शन स्टेट्स के होते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, वहाँ पर भी वोटिंग कर सकते हो. आपके ओरिजिन जहाँ पर आपका होम टाउन है या मीन्स आपका ओरिजिनल बर्थ प्लेस वाला स्टेट है वो, और जहाँ पर आप अभी रिसेंटली रह रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं और वहाँ पर भी आपने अपने आप को रेसिडेंट किया हुआ है, तो आपको वहाँ का भी वोटिंग स्टेटस या सिटीजनशिप मिलती है. तो अगर आप टू डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों ही स्टेट्स में आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है. ऐसा अमेरिकन डेमोक्रेसी में होता है. एंड इन इंडिया देर इज़ ओनली सिंगल सिटीजनशिप irrespective of any region or state of the country. But in India there is only single citizenship irrespective of any region or state of the country. Only citizens of Jammu and Kashmir have dual citizenship, one for India and another for the state Jammu and Kashmir. सो डुअल सिटीजनशिप जो है वो यूएसए की डेमोक्रेसी में होती है, और इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर सिंगल सिटीजनशिप ही प्रोवाइड की गई है, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हों. अगर आप पैदा जिस स्टेट में हुए हो, आपका वहाँ का वोटिंग कार्ड या वोटिंग आईडी बना है, एंड देन आप वर्किंग करने के लिए किसी और स्टेट में चले गए हैं, तो आपका एक नया वोटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड मिलेगा आपको, आइडेंटिटी कार्ड, एंड वहाँ की लिस्ट में आप दर्ज होंगे. देन आपका जो ओरिजिनल आपका बर्थ प्लेस का, रेसिडेंट का, ओरिजिनल स्टेट का जो इलेक्शन कार्ड होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा. सिंगल स्टेट का ही माना जाएगा. जहाँ पर आप प्रेजेंट हैं वहाँ का माना जाएगा, और या फिर आप जहाँ का चालू रखना चाहते हैं, सपोज़ आप जहाँ पर पैदा हुए थे उस स्टेट का रखना चाहते हैं, वहाँ का इलेक्शन कार्ड रखना चाहते हैं, तो फिर आप जिस स्टेट पर वर्क कर रहे हैं, जिस स्टेट में आकर के काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप वोटिंग नहीं कर सकते. वहाँ का वहाँ पर वोटर आईडी नहीं बनवा सकते हैं. सो ये सिंगल सिटीजनशिप का हमारा पैटर्न है, और इसे यूएसए से डिफरेंट रखा गया है. खाली एक जम्मू एंड कश्मीर ही इलाका ऐसा है जहाँ डुअल सिटीजनशिप दी गई है, एक इंडिया स्टेट के लिए, मीन्स इंडिया पूरी नेशन के लिए, एंड देन जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से दिया गया है उन्हें सिटीजनशिप. देन नेक्स्ट वन इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम. सो in a parliamentary system, the parliament is a supreme authority representing peoples. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पार्लियामेंट होता है वही लोगों को जो रिप्रेजेंट करने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो पार्लियामेंट ही होता है. बिकॉज पार्लियामेंट में इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट हुए इलेक्टेड विनर्स जो लीडर्स होते हैं वही पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, जाते हैं, और वही फिर अपने अपने एरियाज़ की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, और उनको डिस्कशन करते हुए लॉज बनाए जाते हैं. द लेजिस्लेचर एट द यूनियन मीन्स सेंटर में, दिल्ली गवर्नमेंट में सेंटर के अंदर को यूनियन बोला जाता है. सारे स्टेट्स
इंडिया के सारे स्टेट्स का कंबाइन फॉर्म जो होगा उसे यूनियन कहते हैं। सो लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं यूनियन पर, दिल्ली पार्लियामेंट में इज़ द पार्लियामेंट इन इंडिया। सो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये पार्लियामेंट जो है ये लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे सुप्रीम लेवल की अथॉरिटी है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है या लोगों के लिए काम करती है। एक लोगों का सबसे हाईएस्ट लेवल का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है पार्लियामेंट। और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे लेजिस्लेचर किया जाता है, मीन्स क्या, रूल्स बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, ऑर्डिनेंस बनाए जाते हैं। सो और ये सारा काम जो है यूनियन में गिना जाता है। अब यूनियन क्या होता है कि मीन्स हमारे जो जितने भी स्टेट है 28, 29 और जो भी हमारे सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स हैं वो, या सेंट्रलाइज्ड जो एरिया हैं वो, लाइक दीव दमन एंड लक्षद्वीप, दिल्ली, वो इन सारे एरियाज़ का एक ग्रुप है, पूरा क्लस्टर है, जिसे यूनियन कहते हैं। इन सब के मिलने से पूरा भारत देश बनता है। इसलिए हमारे देश को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कि हम 28 स्टेट्स का यूनियन है, एक ग्रुप है। और इन सारे स्टेट्स का यूनियन कोई इस पूरे देश को, इन सभी स्टेट्स के मिलने से जो कंट्री बन रही है, नेशन बन रहा है, उस नेशन को चलाने के लिए जो सिस्टम बनाया जा रहा है उस सिस्टम को यूनियन कहा जाता है। और वहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं इस पूरे कंट्री को चलाने के लिए, कंट्री के सारे स्टेट्स को चलाने के लिए। सो ये जो पार्लियामेंट है वो एक तरह का डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है ऑफ स्टेट्स, वेयर द एग्जीक्यूटिव डिराइव्स द डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। मीन्स इस सेंटेंस का मीनिंग बहुत डीप है, इसका मतलब बहुत लंबा भी है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये एक सिस्टम है, ना कि कोई इंस्टीट्यूशन, ना कि कोई बिल्डिंग, ना कि कुछ लोगों का ग्रुप। क्योंकि पार्लियामेंट में कुछ जो MP MLAs होते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं और आपस में डिस्कशन करके कानूनों को, लॉज को, पॉलिसीज़ को पास करवाते हैं, ऑर्डिनेंस को पास करवाते हैं, जो पब्लिक के लिए होते हैं। ये सारे लॉज और पब्लिक के फ़ायदे के लिए कराए जाते हैं। तो ये सिर्फ उतने लोगों का ग्रुप नहीं है या सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं है, एक्चुअली ये पूरा एक सिस्टम है, व्यवस्था है, जिसमें ये लोग कानून बनाते हैं, फिर उन कानूनों को, उन रूल्स को, उन लॉज को पालन भी करवाना पड़ता है। तो इस पालन करवाने को एग्जीक्यूशन बोला जाता है। तो जो इन कामों को, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पर पब्लिक के बीच में, उन्हें एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता था। एग्जीक्यूटिव इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं सारे, उनको एग्जीक्यूटिव में गिना जाता है, जिसमें ये हमारे मिनिस्टर्स भी आ गए, सारे IAS ऑफिसर्स आ गए और जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो आ गए, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के बनाए हुए पॉलिसीज़ को, लॉज को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। सो ये एक पूरा सिस्टम है। सो ये हमारा पार्लियामेंट जो है एक पूरा सिस्टम है जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स की, कि सारे स्टेट्स का डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन यूनियन में पार्लियामेंट के अंदर होता है। और वहाँ बने हुए लॉज को एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके, डेमोक्रेटिक पावर, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का मतलब डेमोक्रेटिक सत्ता, उनके अंडर में जो पावर आती है उस पावर का यूज़ करके उसे कमांड करते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, और इम्प्लीमेंट करवाते हैं इन कानूनों को, लेजिस्लेचर्स को। और ये टिपिकली पार्लियामेंट से बने हुए जो लॉज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और अगर इन कानूनों में कुछ कमियां रह जाती हैं, फिर भी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं या पॉलिसीज़ फेल हो जाती हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार भी इन्हीं लोगों को ठहराया जाता है। जैसे इन लोगों को तो नहीं, पर डायरेक्टली लास्ट में जिस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ और लॉज बनाए थे उस गवर्नमेंट को ही बनाया जाता है। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इंडिया के जो इलेक्शन में जीत करके जाने वाले लोग होते हैं, वो लोग वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPs जो होते हैं, वो लोग वहाँ पर जा कर के उनका ग्रुप बनता है, उसको पूरा पार्लियामेंट कहते हैं। तो अगर ये पॉलिसीज़ में कुछ कमी रह जाती है, फिर भी लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं होता है, या काम बाकी रह जाते हैं, या पॉलिसीज़ फेल हो जाती हैं, तो उसके लिए अकाउंटेबल, जिम्मेदार भी पार्लियामेंट को ही ठहराया जाता है कि आप लोगों ने ही ये कानून बनाए थे और ये कानूनों ने, ये पॉलिसीज़ ने लोगों का भला नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हमारी लेटेस्ट गवर्नमेंट है, BJP गवर्नमेंट, तो मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट में वो BJP के MLAs, MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हीं के हैं, जीते हुए हैं। तो जो BJP गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज़ पिछले 7 सालों में बनाई हैं, जैसे चाहे नोटबंदी हो गया, GST हो गया, या कोरोना का लॉकडाउन हो गया, कोरोना में जिस तरह से गवर्नमेंट हैंडलिंग कर रही है वो, तो उनके किए जाने वाले जितने भी काम हैं वो सारे कामों में वो
कमियां निकल रही हैं, गलतियां निकल रही हैं और वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रही। इस वजह से इंडियन की पूरी जो इकोनॉमी है वो पूरी ठप हो चुकी है, लोगों के बिजनेस बर्बाद हो चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को ही ठहराएगी, जो अभी लेटेस्ट में करंट में पावर में है। सो ये इस लाइन का मतलब ये होता है कि आपने कानून बनाए हैं, आप पावर में हो, आपको आपका काम था इनको इम्प्लीमेंट करवाना, आपका काम था इनको सक्सेसफुल करवाना और इससे पब्लिक को फ़ायदा करवाना, इससे डेवलपमेंट हो सके, लोगों का विकास हो सके, लोग ग्रो कर सकें। बट रियल में ऐसा नहीं होता, तो अकाउंटेबल भी आप ही रहेंगे। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट इज़ यूजुअली अ पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसके अंदर जो स्टेट का हेड होता है, मीन्स स्टेट का हेड मोस्टली सीएम और गवर्नर को माना जाता है। तो मोस्टली तो इलेक्टेड जो हेड होता है वो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। सो हेड ऑफ द स्टेट ये अलग होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट पूरे इंडिया की यूनियन की गवर्नमेंट है उसका जो हेड है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री। तो उससे अलग होता है चीफ मिनिस्टर। तो स्टेट के जो हेड होते हैं वो अलग होते हैं और जो मेन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसका हेड अलग होता है। तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसका नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पहले ये दो वर्ड जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, इन दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा कि पहले ये दोनों वर्ड्स क्या मीनिंग है इनकी और इनका मतलब क्या होता है। क्योंकि ये यहाँ पर बड़े ही शॉर्ट में सिंगल वर्ड में यूज़ कर लिए गए हैं सेंटेंस में, और इन्हें समझना डायरेक्टली जब अगर इनका मतलब पता ना हो, मीनिंग पता ना हो, तो इस आंसर को समझना मुश्किल हो जाएगा। सो हम पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं। सो फर्स्ट, ये जो लेजिस्लेचर होता है, इट इज़ द लॉ एंड द पॉलिसी मेकिंग बॉडी। ये इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन नेशन की एक ऐसी बॉडी है जो लॉज बनाती है एंड पॉलिसीज़ बनाती है। इस लेजिस्लेचर के अंदर हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही असेंबलीज आ जाती हैं। जनरली न्यू लॉज, नए लॉज जो होते हैं, पॉलिसीज़ जो होती हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना पार्लियामेंट में, ये काम स्टेट लेजिस्लेचर इन द फॉर्म ऑफ बिल के तौर पर इन कानूनों को पहले पेश किया जाता है। दिस बिल्स आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर आर सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। ये बिल्स जब यहाँ पर हमारे लेजिस्लेचर में से, असेंबलीज में से, लोकसभा और राज्यसभा में से पास हो जाते हैं, तब इन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। प्रेसिडेंट अपनी टीम के साथ में इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनको फिर से रिव्यू करते हैं और उनमें कुछ कमियां होती हैं तो उन्हें रिटर्न करते हैं फिर से इम्प्रूवमेंट के लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो डायरेक्टली सिग्नेचर करके पास करते हैं बिल्स को पास कर दिया जाता है, फिर वो लॉ बन जाते हैं। सो वंस द पास्ट बिल गेट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है तब वो लॉ बन जाता है और पॉलिसी कम्स इनटू द इफेक्ट, और ये पॉलिसी फिर पब्लिक के लिए इफेक्ट में काम पर लग जाती है और इसका यूज़ किया जा सकता है, एक्सरसाइज की जा सकती है। पार्लियामेंट्स और द स्टेट लेजिस्लेचर आर द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर। ये उसके दो टाइप हैं जिसमें ये पार्लियामेंट आ जाता है और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्यसभा जिसे कहते हैं वो आ जाता है। पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा कही जाती है। सो इस तरह की दो असेंबलीज होती हैं जो लॉ मेकिंग का काम करती है, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव होती है, तो ये जो लॉज होते हैं उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना। द एग्जीक्यूटिव इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। इन लॉज को असरकारक तौर पर पब्लिक में इम्प्लीमेंट करवाना, पॉलिसीज़ को पास जो लेजिस्लेचर ने पास की है उनको पब्लिक तक पहुंचाना और उनसे काम करना और डेवलपमेंट करके दिखाना। सो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब इस एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट को कंसिडर किया जाता है जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, देन वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारे पीएम और उनके जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ऑल द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, उनका पूरा ग्रुप, उसकी काउंसिल वो इसमें कंसिडर की जाती है। प्राइम मिनिस्टर के साथ में अटॉर्नी जनरल फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ब्रांच of the at center and where the governor is the executive at the state level along with the council of minister। और ऐसा ही स्ट्रक्चर स्टेट लेवल पर भी होता है, राज्यों के लेवल पे, कि वहाँ पर जिस तरह से प्रेसिडेंट नेशनल लेवल पर या यूनियन के लेवल पर प्रेसिडेंट हाईएस्ट अथॉरिटी, ऐसे स्टेट में गवर्नर जो होता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है एंड उसके अंडर में सीएम और उसके सीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट को चलाती हैं और वहाँ पर एग्जीक्यूट करवाती हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ को। सो ब्यूरोक्रेट्स और द सिविल सर्वेंट्स,
जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये भी उसी के पार्ट हैं। एंड एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड द पॉलिसीज एट लोकल लेवल। तो पब्लिक में लोकल लेवल पर इन पॉलिसीज़ को, लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स एंड भी आ जाते हैं, पीएम भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का डिफरेंस। अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के आंसर पर। तो ये हमारा क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में in responsible government it is referred to a government that is responsible to the PM। यहाँ पर ये टर्म जो है ये बताना चाहता है कि ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के प्रति जिम्मेदार हो, कि लोगों के लिए अच्छा किया है तो उसके लिए वाहवाही जो होगी वो गवर्नमेंट को मिलेगी। अगर उनकी बनाई हुई पॉलिसी से नुकसान होता है या फेल हो जाती है, उसके लिए भी जिम्मेदार गवर्नमेंट ही ठहराई जाएगी। सो इट इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया में है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम टाइप की है, कि पार्लियामेंट होते हैं, 2 असेंबलीज होती हैं, लोकसभा है, राज्यसभा, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लेजिस्लेचर ने बनाई है। मतलब लेजिस्लेचर, ये राज्यसभा और लोकसभा ने मिलकर के जो कानून, पॉलिसीज, ऑर्डिनेंस बनाए, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं इंडिया के। इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये जो असेंबलीज है, लोकसभा, राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। मीन्स अगर वो पॉलिसीज़ फेल होती हैं या पास होती हैं तो इसकी पूरी जो जिम्मेदारी या जवाबदारी है वो उनको असेंबलीज़ में प्रोवाइड करनी पड़ती है, उनको उसकी सफाई देनी पड़ती है। मीन्स आर्गूमेंट देने पड़ते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ से ये फ़ायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, ये सब उन्हें बताना पड़ता है। अगर कुछ नुकसान होते तो उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ती कि हाँ ये हमारी वजह से हुआ है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ होती हैं इन सब की जिम्मेदारी जो होती है फेल या पास होने की, वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर आती है। मीन्स इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीपल के लिए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट का पूरा जो सिस्टम है वो लोगों के द्वारा बना हुआ, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो अल्टीमेटली अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है या एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, उनको जवाब देना पड़ता है उन्हें, तो अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि उनको पीपल को जवाब देना पड़ता है, लोगों के लिए वो जिम्मेदार हैं। लोगों का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव की होती है, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गई। मीन्स गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड है, वोटिंग करके जीत करके आई हुई है, तो उनके द्वारा किए जाने वाले सारे काम, जितने भी लॉज इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और पब्लिक के लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, उन सब से होने वाले नफ़ा नुकसान जो होते हैं वो उसके लिए जिम्मेदार ये एग्जीक्यूटिव बॉडी मीन्स मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है। और इसकी जो रिपोर्टिंग है वो उन्हें असेंबली में, लेजिस्लेचर को करनी पड़ती है। सो ये इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट किसको रिस्पॉन्सिबल है, ये हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा। देन हमारे इसके बाद में आता है ये डिफरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो इसको हम हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पूरी तरह से आंसर्स यहाँ नहीं लिखे हैं। सो ये हमारी टेक्स्ट बुक का पेज है एंड ये ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। वेट सो यहाँ से हमारी लिस्ट स्टार्ट होती है। ये है हमारी यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट की जो डेफिनेशन है हमारी 2 लाइंस में ही दी हुई है, इंट्रोडक्शन उसका, कि यूनियन लिस्ट इज़ कंप्राइज ऑफ 97 सब्जेक्ट्स। भी फ़िलहाल 100 हो चुके हैं, लेकिन बुक में से 97 है तो हम 97 ही कंसिडर करेंगे। सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक, ऐसे विषय जो पूरे देश के लिए काम के हैं, इम्पोर्टेंट हैं। उनमें डिफेंस आ गया, फॉरेन अफेयर्स आ गए, मीन्स जो देश की सुरक्षा है उससे जुड़े हुए मामले, फॉरेन अफेयर्स, दूसरे देशों के साथ में किस तरह के रिश्ते रखने हैं, पॉलिसीज रखनी है, ये आ गया यूनियन लिस्ट के अंदर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, इसे यूनियन लिस्ट के काम कहे जाते हैं। एटॉमिक एनर्जी आ गई, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी फैसले होते हैं वो यूनियन लिस्ट के अंडर में आते हैं।
बैंकिंग सेक्टर हो गया पूरा, सारे बैंक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यूनियन लिस्ट के अंडर में आती है। रेलवे आता है, कम्युनिकेशन आता है, पोस्ट आते हैं, टेलीग्राफ आते हैं, आर द इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट। बस इतना ही है हमारे अंदर कि यूनियन लिस्ट के अंडर कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स या मेजर बॉडीज़ आती हैं जो यूनियन गवर्नमेंट को संभालनी होती है, ठीक है। दैन सेकेंड वन इज़ स्टेट लिस्ट। ये भी हमारे टर्मिनोलॉजीज वाले क्वेश्चन में है। सो द स्टेट लिस्ट जो होती है, जो राज्यों की जो लिस्ट होती है कि राज्यों के अंडर में कौन कौन सी पावर आती है, राज्यों को कौन कौन से कामों में इंटरेस्ट रखना होता है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के 66 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें द स्टेट लिस्ट कंप्राइजेज ऑफ दोज important subject on which the state legislature house can pass the law। मीन्स ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके बारे में राज्यों के जो राज्यों की जो असेंबलीज है, वहाँ से जो विधानसभा है जहाँ पे वो कानून बनाए जाते हैं, उन्हें लेजिस्लेचर हाउस बोला जाता है। तो राज्यों के जो लेजिस्लेचर हाउस है वो जो कानून पास करते हैं, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें यहाँ देखना है। सब्जेक्ट लाइक लॉ एंड ऑर्डर, राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये एक मेन सब्जेक्ट हो गया जो स्टेट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। दैन स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जितनी राज्य सरकार ने जितनी सरकारी संस्थाएं खोल के रखी, सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी और दूसरे डिपार्टमेंट्स, इन सब का देखभाल स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, लैंड ज़मीन वाला कामकाज हो गया, इंटरस्टेट ट्रेड, मतलब दो राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, लेन देन होता है, उससे रिलेटेड कानून या उनका ध्यान रखना, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। कॉमर्स आर इंक्लूडेड इन दिस स्टेट लिस्ट। इफ़ देयर इज़ ए फेलियर ऑफ द लॉ, अगर कानून को संभालने में अगर फेलियर होता है इन द स्टेट, टू द यूनियन गवर्नमेंट विद द कंसेंट और अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट कैन सेंड रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। अगर राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में फेल हो जाती है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट राज्य सरकार से पूछ कर, या ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पूछ भी नहीं सकती, तो फिर वो अपनी मर्जी से फोर्सफुली रिजर्व्ड पुलिस फोर्स को वहाँ पे तैनात करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। जिसे रिजर्व फोर्स मतलब जो आरपीएफ वाले जवान होते हैं, स्टोर मीन्स एक्स्ट्रा में हमारे सोल्जर्स को एक बटालियन जो होता है, आर्मी का जो ग्रुप होता है उसको साइड में रखा, डिफेंस का जो ग्रुप होता है वो साइड में स्टोर करके रखा रहता है कि जब भी किसी भी स्टेट के अंदर कभी भी कुछ भी हलचल मचती है या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सिचुएशन होती है और पुलिस नहीं संभाल पाती, स्टेट नहीं संभाल पाता, तब सेंट्रल की तरफ से भेजा जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। जिस तरह से पटेलों का जो आंदोलन हुआ था आज से कुछ साल पहले, तब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया था और कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, तब इस तरह की रिजर्व पुलिस फोर्स आरपीएफ को बुलाना पड़ा था। रिजर्व पुलिस फोर्स का शॉर्ट फॉर्म आरपीएफ है, जो उनके यूनिफॉर्म में लिखा रहता है आरपीएफ सोल्जर। सो ये स्टेट लिस्ट के काम हो गए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट को संभालना होता है। देन इसके बाद में आती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स नहीं इंक्लूड किए गए हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। इन एडिशन टू दिस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द थर्ड लिस्ट। इन दोनों लिस्ट के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने तीसरी एक लिस्ट बनाई है जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, जो कंसिस्ट करती है कुछ कॉमन कंसर्न्स फॉर सेंटर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पास, ये दोनों गवर्नमेंट जो होती हैं वो कानूनों को पास कर सकती है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपनी अपनी असेंबलीज में कानून पास कर सकती है, लॉज पास कर सकती है। द कंकरेंट लिस्ट हैज़ 47 सब्जेक्ट्स। दिस लिस्ट इंक्लूड द सम सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर। इनसे जुड़े हुए मामले जो होते हैं, कानून होते हैं, वो बना सकती हैं दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट की। मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ट्रेड यूनियन ईटीसी से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, इनमें दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। देन इसके बाद में आता है रेसिड्यूरी पावर। ये नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी लिस्ट के अंदर। सो अभी रेसिड्यूरी पावर क्या होती है? सो सब्जेक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड इन यूनियन और स्टेट लिस्ट आर इंक्लूडेड इन रेसिड्यूरी पावर। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स जो ना तो यूनियन लिस्ट में दिए हुए हैं ना तो स्टेट लिस्ट में दिए हुए हैं, तो उनको इंक्लूड किया गया इस रेसिड्यूरी पावर में। मैटर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर,
जो पावर का डिवीज़न किया गया है कि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, तो ऐसे मैटर्स जो इन दोनों के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं उनको रेसिडुअरी पावर्स कहा जाता है। सो ये उसकी डेफिनेशन है कि मैटर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीज़न ऑफ पावर आर नोन एज द रेसिडुअरी पावर। अब पावर का डिवीज़न क्या होता है वो मैंने बता दिया कि कुछ पावर जो होते हैं इस देश को चलाने के लिए, कुछ पावर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं और कुछ राज्य सरकारों के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, जो हमने ऊपर अभी देखा था। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। इस तरह के रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स मीन्स जो बाकी बचे सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़रूरत पड़ने पर कानून बना सकती है। उनके पास में ये अधिकार दिया गया है, कब? जब ज़रूरत पड़े तब। जिस तरह से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ डन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो पैसों से जुड़े हुआ मामला जो होता है या पैसों से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन या प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस होती, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड किए जा चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। और जो एक्साइज एंड कस्टम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनकम टैक्स, ऑल दीज मेजर टैक्सेस आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइल सेल टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स विच आर हैविंग मर्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं कि कस्टम से मीन्स बाहर से आने वाले जो सामान होते हैं उनके ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्स लगाया जाता है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ जो कामकाज होता है उनसे जुड़े हुए लॉज होते हैं, वो इनकम टैक्स, पब्लिक की जो इनकम होती है उस पर जो टैक्स लगता है, ये मेजर टैक्सेस जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और रेवेन्यू, ये एक स्टेट जो कोई भी शॉप, कंपनी, इंडस्ट्री जो होगी वो एक किसी राज्य में किसी लैंड पर होगी और वो लैंड किसी न किसी स्टेट के अंदर होगा, तो उसमें सेल टैक्स मीन्स सामान को बेचने पर जो टैक्स लगता है वो रेवेन्यू टैक्स, प्रॉफिट वाला टैक्स जो होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो, ये सारे जो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ये मेग्री फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। ये मीडियम टाइप के जो स्टेट लेवल पे होने वाले फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, तो इनके ऊपर जो डिसीजन लेने का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। सो यहाँ पर हमारा कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। तो हमारी यूनियन, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट कंप्लीट होगी, रेसिडुअरी पावर कंप्लीट होगी। देन आता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट टर्म का मीनिंग होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड द टर्म सोशलिस्ट बाय 42nd सेकेंड अमेंडमेंट इन 1976। तो ये 1976 में अमेंडमेंट का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स लिखे गए हैं, कानून लिखे गए हैं, कुछ नियम लिखे गए हैं, वो नियम उस ज़माने के हिसाब से लिखे गए थे, उस ज़माने की सिचुएशन को देख करके लिखे गए। लेकिन पिछले 17 सालों में सिचुएशन बदली है, टेक्नोलॉजी बदली है, एनवायरनमेंट बदला है। सो अब वो कानून अगर रिलेवेंट नहीं है आज के ज़माने में तो उनको चेंज किया जाता है या उनमें सुधार किया जाता है, उसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में अमेंडमेंट कहा जाता है। सो 42nd नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट में ये सोशलिस्ट वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंटर कराया गया था। सोशलिस्ट वर्ड पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1948 में, ठीक है। उसके बाद में ये 42nd नंबर पर, मीन्स उसके पहले फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ होगा, फिर सेकंड हुआ होगा, फिर थर्ड हुआ होगा ज़रूरतों के हिसाब से कई सालों में। ऐसे ही 42nd नंबर पर जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर ये सोशलिस्ट वर्ड को एंटर कराया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ द सोशलिस्टिक पैटर्न directs the social, economic and political equality for the citizen as given in the preamble। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें जो ऐसा कहा गया है कि हमारे देश के सभी सिटीजन्स को सोशल, इकोनॉमिक लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर समानता मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ये सोशलिस्ट वर्ड का मेन प्रिंसिपल है कि सोशलिस्ट समाज के तौर पर भी, पहले ये वर्ड नहीं डाला गया था तो बाद में डाला गया है, इसलिए ये सोशलिस्ट में सामाजिक तौर पर, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे भेदभाव हैं, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो भूल गए थे या उनको ज़रूरत नहीं लगी होगी। बाद में उन्होंने डाला कि क्योंकि लोग मान ही नहीं रहे थे, लोग अभी भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में भी, आज़ादी के बाद में भी। सो ये फिर ये सोशल वर्ड को एंटर किया गया एज ए कानून के लॉ के तौर पर, फंडामेंटल लॉ के तौर पर, कि समाज के तौर पर भी हमारे देश में समानता होनी चाहिए। अगर उस समानता को, इक्वालिटी को लोग फॉलो नहीं करते, लोग या ब्रेक करते हैं, दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। इसलिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर लोगों, हमारे इंडिया के सभी लोगों को
समानता मिलनी चाहिए, समान तरह से व्यवहार होना चाहिए सबके साथ में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या खुद पीपल ही क्यों ना हो। लोग एक दूसरे के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट भी खुद नहीं कर सकती है। सो इट इज़ रिगार्डेड एज द प्राइम फीचर ऑफ द स्टेट। ये स्टेट का, ये स्टेट वर्ड जो होता है वो दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कभी कहीं कहीं ये स्टेट वर्ड जो है पूरा कंट्री के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा स्टेट वर्ड जो पर्टिकुलर एक सिंगल लैंड एरिया होता है, राज्य होता है, ठीक है, जिस तरह के 28 स्टेट्स मिलकर के पूरा यूनियन बना रहे हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट टर्म आता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। सो इट इज़ द मीन्स जुडिशियल रिव्यू का सिंपल सा मीनिंग ये रहता है कि जितने भी लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं, गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, पॉलिसीज़ बनाए, एक्ट्स बनाए, अमेंडमेंट्स किए, उन सब में अगर कुछ खामी होती है तो जो हमारी जुडिशरी है, मीन्स हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उन कोर्ट्स में भी अगर कोई अपील करता है तो वो लोग इनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं, इन कानूनों के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं, और उन्हें प्रॉपर नहीं लगते हैं तो इन कानूनों के ऊपर स्टे कर सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं, इन्हें रोक सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सो इट इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है हमारे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जुडिशियल रिव्यू होता है एडमिनिस्टर्स का। एडमिनिस्टर मतलब जो देश को चलाते हैं, एक तरह से एग्जीक्यूटिव्स। द वर्किंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट विद इन द जुरिडिक्शन। तो स्टेट के अंदर जितने भी एडमिनिस्टर हैं, मीन्स गवर्नमेंट है, और सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है यूनियन की, उन दोनों के कामों के ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पावर को बिना बेइज्जत किए या उसकी डिसरिस्पेक्ट किए बिना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड एन एफर्ट टू हार्मोनाइज द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन इस जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल को शांतिपूर्वक ऐड किया गया है कि एक पावर ये हमारे जुडिशरी को भी दी गई है, क्योंकि हमारे मेन सिस्टम के तीन मेन पिलर हैं, जिसके अंदर एक लेजिस्लेचर आता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव आता है, तीसरा जुडिशरी आता है। तो जुडिशरी का काम इन दोनों के दिए हुए काम, इन दोनों के फंक्शंस को ऑब्जर्व करना होता है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये जुडिशरी उसके ऊपर ध्यान रखती है, और गलत होती है तो उसे रोकती है, उसके ऊपर अपने राय देती है, अपने पॉइंट देती है, और इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी एडवाइस करती है। सो पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स, एक्सटर्नल ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस और जुडिशियल जजमेंट्स, जुडिशरी ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कुछ फैसले सुनाए हैं तो उन फैसलों के ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू मतलब फिर से किसी कानून को देखना, किसी ऑर्डर को देखना कि इसमें कुछ कमी तो नहीं रहेगी, या कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं करना है, या कुछ कम तो नहीं करना है। सो इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। देन नेक्स्ट इज आवर डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग है कि द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इसमें डेमोस मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटोस का मीनिंग होता है पावर। सो इससे बनता है डेमोक्रेसी, मीन्स डेमोक्रेसी पावर ऑफ पीपल या पीपल पावर। सो इन अदर वर्ड डेमोक्रेसी, यहाँ वुड लिख दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक है। इन अदर वर्ड, मैं सुधार ही देता हूँ यहाँ पे आपके सामने ही, ये सुधारने जाओ तो पूरा हट जाता है। दिस वन in other words, democracy is the system in which the government of the country is elected by the people। मीन्स डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों द्वारा सिलेक्ट की जाती है, इलेक्ट की जाती है, चुनी जाती है वोटिंग करके। डेमोक्रेसी इज सच एन अरेंजमेंट इन विच देर इज इक्वल जस्टिस फॉर पीपल टू सोसाइटी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड हैविंग इक्वल राइट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। मतलब इस डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, और उनके जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, सबको सेम दिए जाते हैं, सबके बीच में इक्वालिटी होती है, किसी को कम ज़्यादा पावर नहीं दी है, या किसी के कम ज़्यादा राइट्स नहीं है, सबके इक्वल राइट्स दिए हुए हैं। सो और इसमें कोई बचा हुआ नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर, ना उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट पावर एक ऐसी चीज़ है कि उसमें थोड़ा सा करप्शन हो ही जाता है, तो वो करप्शन हम साफ साफ देख ही सकते हैं कि जो पावरफुल लीडर्स होते हैं या मिनिस्टर्स, एमपीस होते हैं, तो वो लोग उस पावर का मिसयूज़ करते हैं, और आम पब्लिक जो होती है बेचारी डरी हुई सी रहती है हमेशा कि इतने बड़े लोगों के सामने किस तरह से करेगी, क्योंकि यही लोग तो सरकार हैं, यही लोग तो गवर्नमेंट है, यही लोग तो पावर में हैं, इनके अगेंस्ट में किस तरह से जाएँ। सो ऐसा होता है। लेकिन जब वे लोग एजुकेटेड हो जाते हैं और थोड़ा सा उन्हें अवेयरनेस आती है तो
वो लोग उसकी क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट के वर्क को। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की जो है वो ब्यूटी है कि आम पब्लिक भी एक पीएम के बारे में अपनी राय रख सकता है कि पीएम अच्छा है या बुरा है, जैसा कि अभी करंट सिनारियो चल रहा है। सो इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। देन आता है स्टैंडर्ड टाइम, तो इसके बारे में तो बहुत कम दिया हुआ है। सो इट इज़ अ लोकल टाइम ऑफ 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मीन्स ये हमारे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो ग्लोब को, अर्थ की जो ग्लोब है उस ग्लोब को इमेजनरी लाइन से डिवाइड किया गया है। उसमें जो लॉन्गिट्यूड सीधी लाइन जो होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, उसमें जो डिग्रीज में डिवाइड किया गया है उसमें 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स जो है वो स्टैंडर्ड टाइम जोन की तरह इंडिया में लिया गया है। टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री, हमारी कंट्री के लिए लिया गया है। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 12, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लैटिट्यूड जो हमारी तिरछी लाइन होती है अर्थ को इक्वेटर में डिवाइड करती हैं, दो ग्लोब में डिवाइड करते हैं, टू हाफ ग्लोब में, हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं अर्थ को या हमारे अर्थ के ग्लोब को। तो ऐसी लाइंस को जो इक्वेटर है हमारा बीचों बीच से जो अर्थ को डिवाइड करता है उसे 0 डिग्री कहा गया। फिर उसके ऊपर की लाइन को उसे और डिग्री में 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, इस तरह से डिग्रीज़ में डिवाइड किया गया है ऊपर भी। सो उसको ऊपर की तरफ डिग्रीज जाएंगी तो उनको नॉर्थ बोलेंगे, नीचे की तरफ लाइंस जो डिवाइड की गई हैं लैटिट्यूड्स उनको साउथ में डिग्रीज कहा जाता है। सो ये नॉर्थ, इसलिए पीछे यहाँ लिखा हुआ है 23 डिग्री एंड 5 मिनट्स नॉर्थ। मीन्स ये अर्थ के नॉर्थ साइड में, अर्थ का जो ग्लोब है उसके ऊपर की तरफ जो 23 डिग्री पर लैटिट्यूड आता है एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इंडिया। तो ये 23 डिग्री जो होती है हमारी इंडिया के सेंटर से होकर के गुजरती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये पूरे ग्लोब में से गुजरती है। मीन्स बीच में इक्वेटर होता है, अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब में बीचों बीच इक्वेटर होता है। ऊपर जो 23 डिग्री पर लैटिट्यूड पास होता है पूरे ग्लोब में से उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लैटिट्यूड वाली जो लाइन है वो इंडिया के सेंटर में से होके गुजरती है। सो ये इंडिया को डिवाइड करती है इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, और नदर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया इस तरह से 2 पार्ट बनते हैं। सो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। देन नेक्स्ट टर्म इज़ पेनिनसुला। तो ये एक तरह का ट्रायंगुलर लैंड मास होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इंडिया का जो साउथ पोर्शन है एक तरह से ट्रायंगल शेप बनाता है, और एक ट्रायंगुलर लैंड मास होता है जो वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है फ्रॉम दिस 3 साइड्स, जिसे पेनिनसुला कहते हैं। ये इतनी सी सिंपल डेफिनेशन है। और इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं आपको 2 मिल जाएंगे, जिनका नाम बताऊँ। एक तो साउथ इंडिया हो गया हमारा, दूसरा एक साउथ अफ्रीका है। उसको आप देखोगे तो वो भी 3 जगहों से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। और ऐसा ही हम नाम बोल सकते हैं, जो हमारा साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है वो भी तीनों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है, तो उसे भी हम पेनिनसुला बोल सकते हैं। देन अपना नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है कन्वर्जेंट प्लेट्स। अभी कन्वर्जेंट प्लेट्स क्या होती हैं? द प्लेट्स दैट कम क्लोजर टू ईच अदर। ऐसी 2 प्लेट्स लैंड मास जो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, पास आते हैं, एंड कन्वर्ज टूवर्ड्स ईच अदर आर कॉल्ड कन्वर्जेंट प्लेट्स। और एक दूसरे की तरफ नज़दीक चले आते हैं, मीन्स जो एक दूसरे के पास आते हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है कोई 2 चीज़ें जो पास में आती हैं तो उसे कन्वर्ज बोला जाता है हमारी साइंस की लैंग्वेज में। सो कन्वर्ज होती हैं, पास में आती हैं। तो इस तरह की जो ये प्लेट्स हैं, लैंड मास है, वो एक दूसरे के पास में आती हैं तो उन्हें कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं। तो मीन्स प्लेट्स जो होती हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये फ्लोट कर रही हैं ज़मीन के, मतलब लैंड मास है, ज़मीन के टुकड़े हैं, और उन्हीं के ऊपर सारी कंट्रीज़ वगैरह बसी हुई हैं। और ये लैंड मास जो होते हैं बहुत धीमे से फ्लो करते हैं, कई सालों में, सैकड़ों सालों में। मीन्स 10 साल या 100 साल ऐसा कुछ डेटा था, जिसमें वो कुछ सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 6 mm के आसपास लैंड मूव करती है। तो मूव करती है मीन्स ट्रांसफ़र होती है या डिस्प्लेस होती है अपनी जगह से, हिलती है या आगे बढ़ती है। तो वो मूवमेंट जो है वो कई सालों में 6 सेंटीमीटर के आसपास कुछ होती है। तो ये बहुत कम लेंथ है, और इतनी लेंथ इतने सालों में पता भी नहीं चलती है कि इतने बड़े ज़मीन के लैंड मास ने मूवमेंट कर ली 6 सेंटीमीटर, क्यों 6 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। सो इन्हें कन्वर्जन प्लेट कहते हैं। देन इज़ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर तो अभी हमने वो देख लिया कि जो इक्वेटर वाली लाइन होती है ग्लोब को बीचों बीच से कट करती है, तो 2 पार्ट बनते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। इट मीन्स हाफ ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का आधा भाग, और से हाफ ऑफ द अर्थ, अर्थ का आधा भाग, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। भी यहाँ पे बहुत कम डिटेल दी है, आप चाहो तो मैंने जो कहा है
इसको डिटेल आप कह सकते हैं कि जो इक्वेटर होता है वो अर्थ के बीच को बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पर 0 डिग्री पर बनाया गया है, इमेजिन किया गया है, और जिस वजह से ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर पार्ट्स को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। और इसको ग्लोब को स्फीयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी अर्थ का जो शेप है ऑलमोस्ट स्फीयर जैसा है, राउंड बॉल शेप जैसा है। कंप्लीट तो राउंड नहीं है लेकिन फिर भी उसे राउंड कंसिडर करके हेमिस्फीयर के तौर पर टर्म इस्तेमाल किया जाता है। देन आता है इक्वेटर, तो वही वर्ड जो अभी हमने ऊपर किया था, सेम वर्ड है। इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इंटू द नर्दर्न हेमिस्फीयर, मीन्स ऊपर वाला हेमिस्फीयर, एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इसको साउदर्न या नॉर्दर्न ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इसको नर्दर्न और सदर्न इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है हेमिस्फीयर्स। देन आता है सर्कुलेशंस, द पासिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे बोलते हैं सर्कुलेशन। ये सिंगल लाइन में ही ये समाप्त कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। सो यहाँ पर हमारे ये 17 टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रीजन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो टेक केयर, यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।